जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है ये एसएससी सीजीएल और साथ साथ सीएचएसएल वालों के लिए जो जीके और जीएस है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे मैं लेके आ रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। इससे आपको पहले तो आइडिया लग जाएगा, उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके डिस्क्रिप्शन से आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप से सारी चीज़ें ले चल रहा हूँ, इससे संबंधित और भी जितने सवाल बन सकते हैं उसको भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन खास कर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह 7 बजे ये डेली अपलोड होता है इसी चैनल पर, और शाम को 5 बजे अपलोड होता है एसएससी जीडी और एमटीएस वालों के लिए। और अगर आप एसएससी जीडी से ही हैं तो 8 बजे आप हिंदी की क्लास भी ज़रूर देखें। हिंदी जो है यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एस और एसएससी जीडी वालों के लिए डेली अपलोड होती है। दोस्तों, आप देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आप लोग डेली इस क्लास को देखने के लिए सुबह 7 बजे आप मेरी क्लास देखें, और प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखेंगे पहला आज क्वेश्चन क्या है। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था। दोस्तों, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में एक कोई इटली का यात्री था जो आया था, उसका नाम आपको बताना है कि 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका निकोलो डी कोंटी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे कि 1420 ईस्वी में इटली के यात्री निकोलो डी कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। और ये संगम वंश के शासक देवराय प्रथम 1400, जो कि देवराय प्रथम का जो कार्यकाल था 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक था। और इससे संबंधित की बात करें तो के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। और ये एक इतालवी देशाटक व अन्वेषण था, मतलब कि एक मतलब खोजकर्ता टाइप से आप समझ सकते हैं कि। और देशाटक का मतलब कि देश की देश देश जाना और उसके बाद अन्वेषण करना, जो मध्य युग में मुस्लिम व्यापारी के वेश में इटली से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन की यात्रा पर आया था। किसकी बात हो रही थी? ये हो रही थी निकोलो डी कोंटी की। अब आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 27वां। तो इसमें ये कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। कई सारी लिपियां हैं, तो उन सभी लिपियों में से किस लिपि में अशोक के जो शिलालेख थे इनकी खुदाइयाँ हुई थी। तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तो मौर्य शासक अशोक ने शिलालेख भारत में ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को प्राप्त हुई थी, ये आप सभी को पता होगा। अशोक के शिलालेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। वह प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग था शिलालेख, मतलब एक तो शिलालेख के आधार पर था और ये राज्यादेश था। दूसरा था स्तंभ लेख, और तीसरा था आपका गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब जो गुफाओं में लिखा हुआ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। 3 प्रकार के थे जो कि अशोक ने खुदवाए थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें कह रहा है कि भारत सरकार नियम 1935, जबकि आपको पता है कि संविधान जब हम लोगों को लागू हुआ था तो इसमें से लगभग 200 ऐसे अनुच्छेद थे जो सेम टू सेम एज इट इज़ ले लिए गए। बहुत लोग कहते हैं 250 हैं, लेकिन 250 में 50 जो थे उसमें कुछ संशोधन किए गए, लेकिन 200 थे जो एज इट इज़ ले लिए गए थे। तो इसमें ये कह रहा है कि इस अधिनियम को, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। जो 28 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने कहा था, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं 1935 में। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र व स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, मतलब इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, तथा संघीय व व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया तथा इसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं व मजदूर वर्ग तक किया गया। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये था। आगे बढ़ेंगे, 29 देखेंगे कि कांडला पत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है। कांडला पत्तन एक पोर्ट है जो कि आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, कच्छ की खाड़ी में, है ना। जो कांडला पत्तन पोर्ट है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और अगर इसकी बात करें तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी पड़ता है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे वर्ष 1965 में निर्मित किया गया था। और यह बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। आपको पता होना चाहिए। कांडला पत्तन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप
इसको तो कम से कम याद रखिएगा बंदरगाहों में। और इस बंदरगाह का संचालन कांडला पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक, कांडला पत्तन की जगह अब आपसे पूछ सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय यानी DDU बंदरगाह कौन सा है, जबकि आपको पता भी होना चाहिए कि भारत का ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली और जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने बता रखा है कि जलाक्रांत क्षेत्रों में कौन सा वन है जो कि विकसित होता है। तो तीसवें का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल साफ साफ मैंग्रोव होगा। और मैंग्रोव वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होते हैं और ये वन मुख्यतः ज्वारीय संकरी खाड़ी और पंक मैदानों व ज्वारनदमुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। भारत में ये वन दक्कन पठार के जलाशय, दक्कन का एरिया जो भारत का निचला भाग है, ये वाला ये एरिया जो है ये दक्कन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो दक्कन पठार के जलाशय दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में के लेगून, राजस्थान व गुजरात के कच्छ के खारे जल वाले क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डेल्टाई आर्द्र भूमि तथा अन्य मीठे व खारे जलाशयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को दलदली या ज्वारीय वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों व सुनामी के समय तटीय क्षेत्रों में रक्षा करते हैं। तो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं 31 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 हिमालय के नाम है, अधो हिमालय, पार हिमालय, उच्च हिमालय या फिर निम्न हिमालय। लेकिन अगर बात इसकी की जाए नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं की, तो ये निम्न हिमालय में शामिल है। ठीक है, 31 का जो होगा डी ऑप्शन होगा। नाग टिब्बा व महाभारत पर्वत श्रेणियां निम्न या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। लघु हिमालय का विस्तार बृहद हिमालय से के दक्षिण में है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग क्या मतलब इतनी ही मेज़र की गई है, 2700 से 4500 मीटर, मतलब लगभग 3.7 किलोमीटर टू 4.5 किलोमीटर। और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत व दार्जिलिंग इसी श्रेणी में हैं। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली सुबह 7 बजे अभी क्लास जो है ये मैं लेकर आता हूँ और ये पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं। और ये बेहतरीन मॉक, आप ये समझिए कि एक बेहतरीन मॉक टेस्ट है आपका और एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको इतने आइडियाज़ लगेंगे कि आखिर लेवल क्या होता है। और ये CGL के सब ज़्यादा इसमें निचोड़ मिलेंगे आपको, और ख़ासकर CHSL में जो, क्योंकि हमेशा लेवल बड़ा लेकर चलें। अगर आप लेवल बड़ा लेके चलेंगे तो आपका छोटा मोटा में काम, मतलब कि उससे निचले स्तर वाला तो क्लियर हो ही जाएगा। 32 देखेंगे कि ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं। तो जो 32 हो जाएगा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को पश्चिम अटलांटिक अपवाह कहते हैं, उत्तर अटलांटिक अपवाह कहेंगे, या फिर दक्षिण अटलांटिक या फिर प्रतिविश्वतीय अपवाह कहेंगे। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा आपका दक्षिण अटलांटिक अपवाह, अगर ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते हैं तो। क्योंकि ब्राज़ील धारा जो है 32 का सी होगा। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं। जब 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप ब्राज़ील व फॉकलैंड धाराएं पछुआ पवनों के प्रभाव में आती हैं तो समुद्री धारा का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है। इसे पश्चिम वायु प्रवाह या वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के समीप प्रवाहित होने वाली इस ठंडी धारा को अंटार्कटिका ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए ये आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। राज्य की व्यवस्थापिका में कौन शामिल नहीं होता? सिंपल सी बात है, जब अगर राज्य की बात आएगी तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये राज्य की व्यवस्थापिका में शामिल नहीं होता। बाकी राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो ये कार्यभार राज्यपाल को सौंप देता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 34 की बात करेंगे। 34 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्य राज्यों को मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा आवश्यक सुझाव देना है? तो 34 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, 34 का अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। और ये जो होता है का इसका जो प्रमुख कार्य है वो राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और आवश्यक सुझाव देना है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। और भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सभी राज्यों व संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक मतलब राज्यपाल तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की बात हो रही। 35 देखेंगे। 35 में कह रहा है कि ये खाली स्थानीय क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। 35 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा संगठित। ठीक, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम या कार्यस्थल आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 देखेंगे। 36 में क्या कह रहा, तो 36 में ये कह रहा है प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है। तो 36 का जो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वह व्यक्ति जिस पर अधिरोपित किया गया है। क्या प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है। तो दूसरा ऑप्शन है वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित नहीं किया गया है। कर विभाग पर जो कर एकत्रित करता है, उन दोनों पर जिन पर यह अधिरोपित किया गया है और जिन पर अधिरोपित नहीं किया गया है। तो 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया है उससे क्या होगा तो उस पर होगा कि प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार वह व्यक्ति जिस पर अधिरोपित किया गया है ये उस पर स्थित होता है। ठीक, अब उसके बाद 37 देखेंगे। साइंस का क्वेश्चन आ गया कि दहन एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया या फिर रासायनिक प्रक्रिया। तो जो दहन है 37 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका रासायनिक प्रक्रिया है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है, तो दहन कहलाता है। जैसे कोयले का जलना, कागज का जलना, प्राकृतिक गैसों का जलना व लकड़ी का जलना आदि दहन के प्रमुख उदाहरण। दहन का मतलब होता है जलना। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि कार्बन जो होता है, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये। कार्बन का काजल भी है, ग्रेफाइट भी है, चारकोल भी है। आप अगर पढ़े होंगे तो ये कक्षा 8 में भी है। तो 38 का जो हो जाएगा हेमेटाइट सही ऑप्शन हो जाएगा। हेमेटाइट जो है कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो हेमेटाइट होता है Fe3O4। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, जबकि काजल, ग्रेफाइट और चारकोल कार्बन के अपर रूप है। अपरूप मतलब एलोट्रोप्स एक ही तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं जिनके गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, जबकि काजल व चारकोल अक्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, लेकिन है इसी के रूप। ठीक, बरसात के दिन जल पर छोटी तौलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। 39 का हमें लगता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब CGL लेवल हो या फिर CHSL, साइंस का बहुत ही आसान सा लेवल लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर इसको आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देंगे तो ये आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तौलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह घटना परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन के कारण होती है। जब किसी पदार्थ के कण यानी परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ तथा दूसरे पदार्थ परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन पे देखेंगे। 40 क्वेश्चन पे जानते, एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलता है तब क्या होता है। आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जग में पानी भरा हुआ है। ठीक, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब क्या होगा। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जल का स्तर कम हो जाता है। ठीक, एक जग में ऊपर किनारे तथा पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जिस क्षण बर्फ पिघलती है तब जल का स्तर कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आप DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है, ये आपका बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया। DPT का जो टीका होता है
यानी वैक्सीन होती है। ये डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है। और ये टीका वैक्सीन आपकी 6, 10 और 14 सप्ताह और 16 फिर 24 माह की आयु के शिशु को दिया जाता है। इस टीके से इन रोगों में 90 से 99% तक सुरक्षा मिलती है। कौन सा टीका है? वो डीपीटी। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ये किसका है? तो ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रुधिर है पेशी ऊतक, प्रजनन ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर उपकला ऊतक। तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। रुधिर रक्त तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% तक होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसत 5 से 6 लीटर रक्त होता है और रक्त एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। मानव रक्त का प्रमुख कार्य शरीर के ताप को नियंत्रित तथा शरीर के रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनाना एवं शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना है। तो ये सारे रक्त के ही काम हैं, जिसके बारे में आप सारी जानकारी ले चुके हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बहुत आसान चीज़ आ गई। तो बांग्लादेश की जो संसद का नाम है ये है आपका जातीय संसद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये भवन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेरे बांग्ला नगर में स्थित है। यह 200 एकड़ क्षेत्रफल में विस्तृत है और विश्व के सबसे बड़े विधायी भवनों में से एक है। इस संसद भवन का निर्माण वर्ष 1972 में किया गया था। इसका डिजाइन प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुकार लुइस आई खान कुछ ऐसे होगा। ठीक। तो इसकी जो वास्तुकारिता थी वो लुइस आई खान ने तैयार किया था। 44 देखेंगे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो यूनिक्स पावर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ठीक। मतलब आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, वैसे उसका नाम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1969 में बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया था और इसे मुख्यतः प्रोग्रामर्स व डेवलपर्स के लिए बनाया गया था, क्योंकि यह मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन्फोर्समेंट इंटरफेस डिज़ाइन प्रदान करता था, जिसे यूनिक्स फिलोसफी भी कहा जाता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम को एक समय में एक से ज़्यादा यूजर्स द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। 45 राज्यसभा के महासचिव कौन है? ये तो फिलहाल अगर बात करें तो ये करंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर PPK रामाचार्युलू। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। 46 देखेंगे। 46 में कह रहा है कि खाली स्थान दिया है, बांस व तुम्बी का प्रयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायन में प्रयोग करते हैं। तो महाराष्ट्र में प्रयोग होने वाला लोक गायन में एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें बांस व तुम्बी का प्रयोग करके बनाया जाता है, तो वो क्या है? 46 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक तारा। तो एक तारा जो है बांस व तुम्बी का प्रयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायन में प्रयोग किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मूलतः भारतीय कवियों व घुमक्कड़ गवैयों द्वारा किया जाता है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान व मिस्र के पारंपरिक संगीत में इसका प्रयोग हुआ करता है। ठीक। 47 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 47 में क्या कह रहा है कि रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर में स्थित है? रामोजी फिल्म सिटी की अगर बात करेंगे तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पुणे, मुंबई, हैदराबाद या फिर गुरुग्राम। तो 47 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। रामोजी फिल्म सिटी तेलंगाना राज्य, सी में, हैदराबाद में। रामोजी फिल्म सिटी तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित है। यह फिल्म स्टूडियो 2000 एकड़ यानी 8.2 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत है। इसे विश्व का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर माना जाता है। इस स्टूडियो में 50 शूटिंग फ्लोर हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। यहाँ एक साथ 15 से 45 फिल्मों की शूटिंग की जा सकती है। फिल्म निर्माण के अतिरिक्त यह प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र भी है। ठीक है। फिल्म सिटी का मतलब कि जहाँ पे फिल्में बनाई जाती हैं, एक ऐसी जगह, और उसमें कितने फ्लोर बताया? टोटल आपके शूटिंग फ्लोर जो हैं 50 हैं।
48 क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 48 में क्या कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, इसके बारे में आप बहुत पढ़े होंगे। तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 48 का सही ऑप्शन होगा आपका 48 में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB है ने बांग्लादेश और उरुग्वे एवं संयुक्त अरब अमीरात को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका देशों द्वारा 15 जुलाई 2014 की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 49 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 49 का निम्न में से कौन सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। सैटेलाइट रोधी मिसाइल कौन सी है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पृथ्वी है, सागरिका है, अग्नि 4 है या फिर अग्नि 5। 49 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अग्नि 5। अग्नि 5 एक सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। यह एक अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपित मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक है। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता है, इससे अनेक छोटे छोटे मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने किया है। इसका सफल परीक्षण 10 अप्रैल 2012 को किया गया था। यह मिसाइल परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आपको पता है कि डेली ये सुबह क्लास 7 बजे अपलोड होती है, तो इस क्लास को देखना ना भूलें। ये बहुत ही बेहतरीन क्लास है और मैं डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन के लेके आता रहूँगा, जिसको आप करते रहेंगे तो 25 में 25 करने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस आप सिर्फ ध्यान लगा के इन क्वेश्चन को करते रहें। बस आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो 50 का सही ऑप्शन होगा कि द गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। यह पुस्तक मुंबई के एक संपन्न परिवार की कहानी है जो एक न्यूयॉर्क सिटी में बस गया। इस उपन्यास में 26/11 मुंबई हमले की ट्रेजेडी को भी उल्लिखित किया गया है। यह सलमान रुश्दी का 13वां उपन्यास है जिसे वर्ष 2017 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। सही ऑप्शन होगा सलमान रुश्दी। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ मैं डेली लेकर आ रहा हूँ। वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।